बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 और उस लेक्चर नंबर का जो पार्ट नंबर 2 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एंट्रोपी का हिस्सा है। एंट्रोपी को हमने डिटेल के साथ इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एंट्रोपी होती क्या है। अब हम उस एंट्रोपी का जो दूसरा सब टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि इंक्रीजेज इन एंट्रोपी मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जब भी आपके पास एंट्रोपी में इंक्रीज आती है तो इसका मतलब है कि वहां पर एनर्जी का ग्रेड कम हो गया। एनर्जी की जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि इंक्रीज जब भी होगी एंट्रोपी में तो वहां पर देयर वुड बी द डिक्रीज इन द यूजफुल एनर्जी। एनर्जी होगी मगर एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि वो काम कर सके। इसी वजह से हम कहेंगे कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब इस बात को साबित करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि टू प्रूव दिस स्टेटमेंट वी हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ कार्नोट इंजन। हम एक कार्नोट इंजन लेंगे एंड देन व्हाट वी हैव टू डू एट बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों प्रोसेस पर हम कार्नोट इंजन को लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई ये बात सही है। हम अब क्या कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू नो व्हाट हैपेंस व्हेन एनर्जी डिग्रेड, ये जानने के लिए कि क्या होता है जब आपकी एनर्जी डिग्रेड होती है, जब एनर्जी यूजफुल से लेस यूजफुल होती है, जब एनर्जी अवेलेबल से अनअवेलेबिलिटी की तरफ आती है, तो अनएबल टू डू वर्क जब होती है किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, जब वो काम करने की सलाहियत से बाहर जा चुकी होती है, तो फिर हमें क्या मिलता है एंट्रोपी की सूरत में। तो ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बुक के अंदर ये चीजें जो लिखी हुई हैं वो हमने समराइज वे से लिखी हैं। हमने उनको कंपैरेटिवली लिखा है, एक तरफ से रिवर्सिबल और दूसरी तरफ इरिवर्सिबल, ताकि हम दोनों को एट द सेम टाइम कंपेयर कर सकें कि कौन सी चीज कैसे है। सबसे पहले हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस कार्नोट इंजन का, दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस कार्नोट इंजन के अंदर। यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में भी हमारे पास जो इंजन कार्नोट है वो वर्क करेगी T1 और T0 टेम्परेचर के दरमियान। इन द सेम वे यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंजन वर्क करेगी, जो टेम्परेचर होगा वहां यहाँ पर वो होगा T2 और होगा T0। यहाँ पर भी इस इंजन को जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो होगी Q, और यहाँ पर भी इस हॉट बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो होगी Q। दोनों में जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो दोनों में सेम होगी, और दोनों के अंदर जो आपके पास ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है ये भी सेम होगा, कोल्ड रिजर्वायर भी सेम होगा। बाकी जो चेंजिंग है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास हॉट रिजर्वायर T1 टेम्परेचर का है, यहाँ पर हमारे पास हॉट रिजर्वायर T2 टेम्परेचर का है। अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर्स देने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये T1 वाला टेम्परेचर है ये ग्रेटर है T2 टेम्परेचर से, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो हमारा हॉट रिजर्वायर होता है वो हीट जाया नहीं करता। इसी वजह से इसकी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर इसका जो T2 का टेम्परेचर है इरिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से वो कम रहेगा। हालांकि हीट Q दोनों को सेम एक जैसी और एक जितनी सप्लाई की गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों के टेम्परेचर में फर्क है क्योंकि उन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। अब यहाँ तक तो हमने ये बात समझ ली कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो ग्रेटर है, यहाँ पर जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है T2 का वो स्मॉलर है। इसी वजह से हमने लिखा कि जो आपका T2 है वो लेस देन है T1 से। अब आप यहाँ आए जिस पर हम देखते हैं कि अगर हम इस कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी फाइंड करें जो रिवर्सिबल में चल रही है, और इस कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी फाइंड करें जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में है, तो हमें कितनी मिलेगी, वो हमें इफिशिएंसी क्या बताएगी, क्या एनर्जी वाकई में जाया हुई है या नहीं। अब यहाँ पर आप समझें, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q1। जो कि हमारे पास यहाँ पर जो इस प्रोसेस में वर्क हो रहा है उसका नाम है वर्क 1। इस प्रोसेस में जो नाम काम हो रहा है उसका नाम है वर्क 2। यहाँ पर भी जो हीट सप्लाई की गई है वो सिर्फ Q है, यहाँ पर भी जो हीट सप्लाई की गई है वो Q है। इसी वजह से हमने इसके साथ कोई भी 1 वगैरह नहीं देना, सिर्फ हम लिखेंगे Q। वर्क यहाँ पर 1 है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसी वजह से हमने इसके साथ लिखा वर्क 1। अब आप दूसरा फार्मूला आपने एफिशिएंसी का पढ़ा है, एक ये फार्मूला आपने पढ़ा है। दूसरा फार्मूला हमने ये भी डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी जो है हमारी वो बराबर होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, या हमने पढ़ा था 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई TH।
लेकिन यहाँ पर जो आपका टी कोल्ड है, जो कोल्ड रिजर्वायर है, उसका नाम है टी नॉट, तभी हमने कोल्ड रिजर्वायर की जगह लिख दिया है टी नॉट। इन द सेम वे जहां पर हीट रिजर्वायर टी एच है, उसकी जगह हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी वन, तो हमने इसका नाम देना है जो यहाँ पर है टी वन। इस हिसाब से इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे, यानी वर्क अपॉन क्यू वन को बराबर करेंगे वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन के, तो आपके पास कुछ ये आएगा कि ये बराबर है इसके, क्योंकि ये दोनों इफिशिएंसी हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर फाइंड करना है वर्क का फार्मूला कि वर्क किस प्रोसेस में ज्यादा हुआ। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई जो वर्क वन है हमारा, जो क्यू जो यहाँ पर डिवाइड में जब इस साइड जाएगा तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इस पूरे टर्म के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे कि इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू जब ये जाएगा इस साइड। तो अब आपके पास जो वर्क का फार्मूला मिला है वो ये मिला है कि W1 इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1। अगर ये प्रोसेस है तो बेहतर है, अगर ये ना होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय टी वन, या टी टू को आप लिख सकते थे टी सी और टी वन को आप डिवाइड लिख सकते थे टी एच। तो ये फार्मूलाज में फर्क आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में या कहीं भी किसी न किसी क्वेश्चन में, इसी वजह से आपको इन चीजों का ध्यान में होना चाहिए। अब यही सेम चीज हम आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, कि भाई हमने इसी इंजन की भी इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। जब इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो इफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन क्यू, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क हो रहा है उस वर्क का नाम है W2। ये हमने फिगर्स बनाई हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, इसी वजह से हमने वो चीजें कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमारे पास फार्मूले मिले हुए हैं, ताकि आपको हर चीज वैसी समझ आए जैसा आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। तो हमने वर्क अपॉन क्यू लिखा और वर्क यहाँ पर हमारा जो है वो W2 है और क्यू हमारा जो है वो क्यू सेम है। तो ये आपका हो गया फार्मूला एक एफिशिएंसी का। दूसरा आपने एफिशिएंसी का जो फार्मूला पढ़ा है वो है वन माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन, लेकिन यहाँ पर जो T2 है यानी कोल्ड रिजर्वायर वाला जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, इसी वजह से आपने यहाँ पर भी टी नॉट लिखा। डिवाइडेड बाई T1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो T1 का टेम्परेचर है वो T2 लिखा हुआ है सिंबल्स में, इसी वजह से अकॉर्डिंग टू सिंबल्स आपने वो चीज रिप्लेस कर देनी है, कोई भी फार्मूले में मतलब चेंजिंग नहीं आई, बस सिंबल को हमने चेंज किया है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर T2। अब आपके पास ये दोनों फार्मूले एफिशिएंसी के हैं, ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी आपस में बराबर है, तो इस हिसाब से ये दोनों एफिशिएंसी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस वजह से आप इन दोनों को आपस में करेंगे इक्विवेलेंट। जब आप इनको इक्विवेलेंट करेंगे तो आप इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, W2 डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू वन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय T2। जब आपने इनको इक्विवेलेंट कर दिया तो हमने इनकी इक्वल वाली चीज से जो फार्मूला लेना है वो फार्मूला वर्क का लेना है। इसी वजह से हम यहाँ पर ये जो Q डिवाइड में जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो आपने यहाँ पर लिखा Q मल्टीप्लाई में। तो अब आपके पास जो वर्क का फार्मूला बचा वो है W2 इज इक्वल टू Q इंटू वन माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय T2। अब ये दोनों वर्क हैं, एक वर्क वो है जो रिवर्सिबल में है, एक वर्क वो है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में है। यहाँ पर एक और चीज आप समझें कि टेम्परेचर जो ज्यादा था वो टेम्परेचर इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा था, टेम्परेचर जो हॉट रिजर्वायर का इरिवर्सिबल प्रोसेस में था वो कम था। इसी वजह से जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कम होगा उस प्रोसेस के अंदर वर्क भी कम होगा। तभी हम ये चीज लिख रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ T2 is less than T1, that's why work done at T2 is less than work done at T1। जो टेम्परेचर T2 कम था तो इसी वजह से उस T2 वाले टेम्परेचर पर जो वर्क हुआ होगा वो वर्क भी कम होगा। इन द सेम वे अगर T1 टेम्परेचर ज्यादा था तो T1 वाले टेम्परेचर पर जो वर्क हुआ होगा वो वर्क भी ज्यादा होगा। तभी हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ T2 आपका जो है वो लेस है T1 से, तो वर्क जो यहाँ पर W2 का हुआ है वो भी लेस होगा वर्क 1 से। अब ये वर्क ज्यादा है, ये वर्क कम है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। सवाल ये है कि हमने जो हीट सप्लाई की थी Q और Q दोनों में सेम थी,
लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्क है यहाँ पर ज्यादा हुआ है, यहाँ पर कम क्यों हुआ है? दिस इज ड्यू टू द एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें यह बताती है कि अगर आपने हीट दोनों प्रोसेस में एक जैसी सप्लाई की, लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी यहाँ पर जो आपकी हीट है T2 वाले टेम्परेचर में इधर उधर ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके ऊपर बाहर की सराउंडिंग का असर हो रहा है। कुछ इसने हीट जो है अपनी हीट को या अपनी एनर्जी को ज्यादा मोशन में या ज्यादा एंट्रोपी में, ज्यादा डिसऑर्डर में कर दिया। तभी वो एनर्जी जो यहाँ पर मौजूद है वो काम नहीं कर पाएगी उतना जितना वो एनर्जी काम करेगी जो ऑर्डर्ड थी या जिसके पास एंट्रोपी कम थी। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर एंट्रोपी बिल्कुल सिमालेस्ट होती है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा होती है। यानी एनर्जी आपकी एक्सपेंड हो जाती है, एनर्जी जो है वो अपने पास जो उसको ताकत है उस ताकत को कंसंट्रेट नहीं रखती, तभी वो वर्क नहीं कर पाती। अगर आप मिसाल दें कि बहुत सारे लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं और सबको अगर एक साथ इकट्ठे कर दिया जाए और फिर एक चीज के ऊपर काम करवाया जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो वर्क आपका ज्यादा होगा, उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि सब ने मिलकर काम किया है। तो एंट्रोपी ज्यादा होने की वजह से आपका जो वर्क होता है वो कम होता है, और एंट्रोपी कम होने की वजह से जो वर्क होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज है कि जो टेम्परेचर T2 है वो ठंडा हो चुका है, टेम्परेचर जो T2 है वो कोल्ड हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर जो वर्क होगा वो भी हमारा कम होगा। अब दूसरी चीज ये कि जो हमने यहाँ पर कही कि हीट क्यू was सप्लाइड सेम टू बोथ, हीट क्यू जो थी वो दोनों को सेम सप्लाई की गई थी, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ वर्क। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे पास वर्क का डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द एंट्रोपी, एंट्रोपी की वजह से। Because available energy for doing work decreases with increase of entropy. एंट्रोपी के इंक्रीज होने से जो अवेलेबल एनर्जी है उसका काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, और तभी हम ये चीज कह रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और जब ऐसे हो कि आपकी अवेलेबल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सलाहियत गंवा दे काम करने की, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी तो होगी मगर उसका ग्रेड गिरता जाएगा, उसके काम करने की सलाहियत गिरती जाएगी। तभी ये चीज हम कह रहे हैं कि इस पूरे काम को डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। और डिग्रेडेशन का हम क्या कह रहे हैं कि डिग्रेडेशन एनर्जी की कब हो रही है? जब एंट्रोपी में इंक्रीज आ रही थी, तभी हम यह चीज कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मूला है कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हमें फाइंड कैसे हो, हमें कैसे मालूम हो कि डिग्रेड एनर्जी कितनी हुई है, या एनर्जी जाया कितनी हुई है, या एनर्जी मौजूद तो है मगर अब वो काम करने के काबिल नहीं रही, वो एनर्जी कितनी है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास एनर्जी रिवर्सिबल प्रोसेस में या ओरिजिनल कंडीशन में अवेलेबल है उसमें से माइनस करें वो आपका वर्क जो आपका कम वर्क है। तो ग्रेटर वर्क माइनस लेसर वर्क, या वर्क ऑफ एट आइडियल कंडीशन माइनस वर्क एट अनआइडियल कंडीशंस और रियल लाइफ इज इक्वल टू। अब आपके पास वर्क वन का जो फार्मूला है वो ये वाला है, वो सारा आपने लिखा, ये वर्क वन का फार्मूला, और माइनस वर्क टू का जो फार्मूला है आपने यहाँ पर वो सेम लिखा, वो आपके पास ये वाला है सेम। जब आप इन दोनों को सेम लिखा तो अब ये जो आपके पास क्यू है, ये क्यू मल्टीप्लाई होगी इस वन के साथ तो आपके पास आ जाएगा क्यू सिर्फ, और ये क्यू जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ तो ये हो जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाई टी वन इंटू क्यू। माइनस आपके पास यहाँ है तो ये माइनस रहेगी, ये हमने यहाँ पर भी माइनस दी। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास क्यू है तो क्यू मल्टीप्लाई हुआ इससे तो वन, ये हो गया क्यू, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू टी टू डिवाइडेड बाय टी वन। ये आपके पास जो है यहाँ तक है। अब हम चलते हैं कि इसका लास्ट में हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या मिलेगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ हमने जो इक्वेशन को छोड़ा था कि यहाँ तक ये सेम इक्वेशन जो थी हमने यहाँ पर लिखी है। अब अगर इस इक्वेशन में देखें या यही इक्वेशन यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो
क्यू है प्लस का है, कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस का, और यहाँ पर ये क्यू माइनस का है, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। बाकी जो आपके पास बचेंगे टर्म्स वो बचेंगे ये माइनस क्यू टी नॉट या टी जीरो डिवाइडेड बाई टी वन, ये इसका प्लस प्लस क्यू इंटू टी जीरो डिवाइडेड बाय टी टू आपके पास है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप दो चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, या Q और टी नॉट को साथ में कॉमन निकालें तो आपके पास बचेगा वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, या आप सिर्फ Q कॉमन निकालें तो ये इक्वेशन आएगी, या आप अगर कॉमन यहाँ से टी नॉट निकालें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ बुक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये चीज बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। बहरहाल अगर हम यहाँ पर कॉमन निकालते हैं Q को तो फिर क्या होता है, Q को जब हमने कॉमन निकाल दिया तो ये Q और ये Q आ गए हमारे बाहर, ये कॉमन आपका Q निकल गया। बाकी यहाँ पर बचा ये साइन माइनस की टी नॉट डिवाइडेड बाय टी वन प्लस यहाँ पर तो यहाँ पर भी टी नॉट डिवाइडेड बाय टी टू। अब ये जो माइनस की साइन है और ये प्लस की साइन है, तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं, टी नॉट डिवाइडेड बाय टी टू हमने इसको लिखा पहले, ये जो माइनस वाला टर्म है हम यहाँ पर लिखेंगे बाद में, और ये कौन सा है टी नॉट डिवाइडेड बाय टी वन। तो आपके पास अब टर्म आ जाता है पूरा q इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय टी वन। या अगर आप यहाँ पर कॉमन निकालते हैं टी नॉट को और q को इस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपके पास ये भी फार्मूला आज सही है और ये भी आपका फार्मूला सही है, q अपॉन टी टू माइनस क्यू अपॉन टी वन इंटू टी नॉट। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर जो q अपॉन टी वन वाला टर्म है ये माइनस में है, तो ये शो कर रहा है कि जो डिक्रीज है एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर में आएगी, क्योंकि आपने एंट्रोपी का फार्मूला पढ़ा है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर माइनस इसके साथ होगी तो मतलब वहां पर एंट्रोपी में डिक्रीज आएगी। तो Q अपॉन टी वन डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टी वन टेम्परेचर पर उसके रिजर्वायर की एंट्रोपी में डिक्रीज आ रही है। इन द सेम वे जब T2 टेम्परेचर है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर एट T2 टेम्परेचर, ये टर्म हमें ये बता रहा है। तो अब ये पूरा टर्म हमें क्या बता रहा है, सो द टर्म Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1 शोज द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। पूरी कायनात के अंदर जो ओवरऑल एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल जो एनर्जी है वो तो मौजूद होगी पूरी कायनात में, लेकिन आहिस्ता 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 इतनी एक्सपेंड हो जाएगी, वो एनर्जी इतनी ठंडी पड़ जाएगी कि फिर कोई वो काम करने के काबिल नहीं रहेगी। इसी को हम कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ एंट्रोपी दुनिया की बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा जिस वक्त में एनर्जी तो होगी मगर उस एनर्जी को गरमाइश नहीं होगी। एनर्जी तो होगी मगर उस एनर्जी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी चीज को पुश कर सके, किसी चीज को अपनी ताकत दे सके, क्योंकि वो इतनी लेजी हो चुकी होगी, इतनी रैंडम और इतनी डिसऑर्डर हो चुकी होगी कि हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हीट डेथ है। अब ये हीट डेथ क्या है वो हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक ये जो हमारा टर्म है ये बता रहा है कि पूरी कायनात में जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने लिखा कि इट शोज द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है वर्क वन माइनस वर्क टू, अब ये टर्म हमारा बता रहा है या शो कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी डिग्रेडेड, कि कितनी एनर्जी का अमाउंट डिग्रेड हुआ, कितना एनर्जी का अमाउंट जाया हुआ, या कितना एनर्जी का अमाउंट जाया कहना भी मुनासिब नहीं, अगर हम ऐसे कहें कि कितना एनर्जी का अमाउंट अभी काम करने की सलाहियत जैसा नहीं नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। तो ये जो टर्म है W1 माइनस W2 ये हमें बताएगा कि एनर्जी का कितना अमाउंट अब डिग्रेड हुआ है, अब वो काम करने की सलाहियत खो चुका है, अब वो यहाँ से काम करने की या वर्क करने की उसमें सलाहियत नहीं है, अनअवेलेबल टू डू वर्क है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है शो कर रही है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी कहो या इंक्रीज ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी बता रही है। अब अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। जितनी एंट्रोपी एनर्जी दुनिया की बढ़ती जाएगी उतनी उसकी जो आपके पास
अनअवेलेबल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। एनर्जी का मिकदार तो मौजूद होगा, लेकिन वो एनर्जी जो काम करने जैसी रहे वो एनर्जी अनअवेलेबल रहेगी। अब जब एनर्जी अनअवेलेबल रहेगी, काम करनी जैसी नहीं रहेगी, तो हम कहेंगे कि भाई अब जो है वो एंट्रोपी बढ़ चुकी है। और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो एनर्जी डिग्रेड हो जाती है, एनर्जी काम करने जैसी नहीं रहती। तो ये टॉपिक हमें ये कहता है, यहाँ पर जो हमने लिखा इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी।